हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज डेवलपमेंट ऑफ लर्नर की इस वॉल्यूम में हम 3 कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी इड, ईगो और सुपर ईगो को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट करेंगे और पियाजे की थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेंगे। दोस्तों, आपको इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसकी पीडीएफ का प्रिंट आउट लेकर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरी लिख दीजिए, आपको उसका आंसर अवश्य मिलेगा। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। इस वीडियो की लास्ट वॉल्यूम में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी और स्ट्रक्चर ऑफ साइके स्ट्रक्चरल मॉडल के अंतर्गत आते हैं और पर्सनैलिटी के 3 कंपोनेंट्स हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो आइए देखते हैं इड क्या होता है। अ डेविल इन मैन, मतलब इड किसी भी मनुष्य में शैतानी प्रवृत्तियों का प्रतिरूप होता है। इन्फेंट्स आर बोर्न विद इट इंटैक्ट। दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर इड की भावना पहले से ही विद्यमान होती है। बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, इसमें व्यक्ति सिर्फ अपनी खुशी के ऊपर ध्यान देता है, उसे अन्य व्यक्तियों की खुशी से, प्रसन्नता से कोई मतलब नहीं रहता। अवॉइड्स पेन, और क्योंकि व्यक्ति सिर्फ अपनी खुशी के ऊपर ध्यान देता है तो वह अपने पेन को अवॉइड करता है, वह दुखों से दूर जाने की कोशिश करता है और स्वार्थ पर ध्यान देता है। ड्रिवन बाय सेक्सुअल एंड अग्रेसिव अर्ज। दोस्तों, सामान्य तौर पर इड व्यक्ति में सेक्सुअल और अग्रेसिव भावनाओं से प्रेरित होती है। दोस्तों, अग्रेसिव का मतलब है जो इंस्टिंक्ट्स व्यक्ति को बहुत अधिक उग्र बना देती हैं, जिनसे व्यक्ति को बहुत जल्दी क्रोध आता है। दोस्तों, इड यानी कि अहम व्यक्ति में यौन और उग्र भावनाओं से प्रेरित होता है। लाइज इन अनकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, यह अनकॉन्शियस यानी यह मन की अवचेतन अवस्था में निवास करता है। आउटकम ऑफ डोमिनेंट इड कैन बी एन इम्पल्सिव एंड अनकंट्रोलेबल इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल क्रिमिनल। दोस्तों, जिस व्यक्ति में इड डोमिनेंट होती है यानी इड की प्रधानता रहती है तो उसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति का बिहेवियर इम्पल्सिव हो जाता है, यानी वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सकता और बार बार क्रोधित होकर अनकंट्रोलेबल बिहेवियर करता है और कई बार ऐसा व्यक्ति क्रिमिनल भी बन जाता है। दोस्तों, जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उनमें इड की प्रधानता रहती है। आइए अब आगे चलते हैं ईगो के ऊपर। अ मैन इन मैन, यानी यह एक मानव में मानव प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। दोस्तों, 1 साल का होने के बाद बच्चे में ईगो का विकास हो जाता है। लॉजिकल लेवल ऑफ पर्सनैलिटी। दोस्तों, उसमें तार्किकता आ जाती है, उसका बिहेवियर थोड़ा तर्कपूर्ण हो जाता है। ऑल्सो नोन एज मैनेजर ऑफ पर्सनैलिटी। दोस्तों, ईगो को मैनेजर ऑफ पर्सनैलिटी भी कहा जाता है। ऑपरेट्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। दोस्तों, ईगो वास्तविकता यानी यथार्थवाद पर कार्य करता है। इसमें व्यक्ति की भावनाएं थोड़ी सी बैलेंस्ड हो जाती हैं। एंश्योर्स दैट इम्पल्सिस ऑफ इड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एन एक्सेप्टेबल मैनर। इसमें व्यक्ति सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में बिहेव करना लग जाता है, उसका बिहेवियर थोड़ा सा कंट्रोल्ड हो जाता है, वह अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीख जाता है। क्रिएट्स बैलेंस बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। यह इड और सुपर ईगो के बीच की स्थिति है, यह इड और सुपर ईगो में तालमेल स्थापित करता है। फंक्शंस इन कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। यह मन की चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन तीनों अवस्थाओं में निवास करता है। दोस्तों, प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड एक ही होता है, पार्टली कॉन्शियस। दोस्तों, ईगो कुछ हद तक कॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि इसमें व्यक्ति कल्पनाओं की बजाय यथार्थ में जीता है और जितने भी हमारी प्रेजेंट थॉट्स होती हैं वे सभी कॉन्शियस माइंड के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इसे पार्टली कॉन्शियस कहा गया है। फ्रायड सेड। दोस्तों, इसके बाद फ्रायड ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन दी है इड, ईगो और सुपर ईगो की रिलेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं ये क्या है। आपको यह भी अच्छे से याद रखनी है। Imagine that the relationship between the ego and the id is similar to the relationship between a horse
id and its rider ego। दोस्तों, इसमें फ्रायड ने id को हॉर्स यानी घोड़े और घुड़सवार को ईगो के रूप में प्रदर्शित किया है। While the rider usually determines the direction of the horse, there are those times when it is the horse who leads the rider। दोस्तों, अक्सर यह देखा गया है कि घुड़सवार ही घोड़े को डायरेक्शन बताता है, यानी जिस दिशा में घुड़सवार चाहता है उसी दिशा में घोड़ा दौड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि घोड़ा यानी कि ईड राइडर को यानी कि ईगो के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। सुपर ईगो एन एंजल इन मैन। मानव में एक फरिश्ते के रूप में सुपर ईगो को प्रस्तुत किया गया है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है उसके बाद डेवलप होने लगती है। दोस्तों, यह मोरल प्रिंसिपल्स के ऊपर कार्य करती है, यानी यह नैतिक मूल्यों को अधिक महत्व देती है। यह गुड और बैड यानी अच्छे बुरे, गलत और सही में अंतर करना सिखाती है। इसके साथ ही जिस व्यक्ति में सुपर ईगो प्रबल रूप से होती है, यानी सुपर ईगो की प्रधानता होती है, वह जजमेंट्स करने में अच्छा होता है। वह न्याय करने और निर्णय सुनाने के लिए गाइडेंस देता है। फॉलोइंग सुपर ईगो मेक्स फील प्राउड वाइल अवॉइडेंस मेक्स फील गिल्टी एंड एंशियस। दोस्तों, जो लोग सुपर ईगो को फॉलो करते हैं, जिनमें सुपर ईगो की प्रधानता रहती है, वे बहुत ही गर्व महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन जो लोग सुपर ईगो को अवॉइड करके ईगो या फिर इड के प्रभाव में आ जाते हैं, उन्हें गिल्टी महसूस होता है और वे ज़्यादातर तनाव में रहते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति में ईड की प्रधानता रहती है वह ज़्यादातर गलत कार्य ही करता है, और जिस व्यक्ति में ईगो की प्रधानता रहती है उससे भी कभी कभी गलत कार्य हो जाते हैं। आप जानते ही हैं कि जो व्यक्ति गलत कार्य करता है उसे कहीं ना कहीं अपने मन में गिल्ट महसूस होता रहता है, और इसके साथ ही वह तनावपूर्ण जीवन जीता है। 2 एस्पेक्ट्स ऑफ सुपर ईगो, डूज एंड डोंट्स। दोस्तों, सुपर ईगो के 2 पहलू हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है सुपर ईगो। की टू हेल्दी पर्सनैलिटी इज़ अ बैलेंस बिटवीन ईड ईगो एंड सुपर ईगो। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति में ईड ईगो और सुपर ईगो तीनों ही विद्यमान रहती हैं, लेकिन यह पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किस वक्त उसमें किस गुण की प्रधानता है। यानी जब हम बहुत अधिक क्रोधित होते हैं, जब हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं, तब हमारे अंदर ईड की प्रधानता हो जाती है। जब हम यथार्थवादी बन जाते हैं, प्रैक्टिकल बिहेव करते हैं, तब हमारे अंदर ईगो की प्रधानता रहती है। और जब हम नैतिक मूल्यों पर चलते हैं और हम मानवता के लिए अच्छे कार्य करने की ओर कदम बढ़ाते हैं, तब हमारे अंदर सुपर ईगो की प्रधानता होती है। आइए अब देखते हैं कि फ्रायड ने डेवलपमेंट की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस कौन कौन सी दी हैं। दोस्तों, इसमें फ्रायड ने 5 स्टेजेस बताई हैं। पहली स्टेज है ओरल, जो कि जन्म से 18 महीने तक रहती है। दोस्तों, इसके ऊपर एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनता है कि कितने साल का बच्चा कौन सी स्टेज के अंतर्गत आता है, यानी आपको इसमें सिर्फ स्टेज का नाम याद रखना है। ओरल। दोस्तों, ओरल स्टेज जन्म से 18 महीने तक रहती है। एनल स्टेज 18 महीने से लेकर 36 महीने तक रहती है, यानी 3 साल तक। फेलिक स्टेज 4 से 6 साल तक। लेटेंट 6 साल से लेकर प्यूबर्टी तक, जब तक कि व्यक्ति प्यूबर्टी को हिट नहीं करता है। जेनाइटल प्यूबर्टी से लेकर डेथ तक की एज को जेनाइटल कहा गया है। दोस्तों, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के अंतर्गत 2 अत्यधिक महत्वपूर्ण पॉइंट्स और हैं जिन्हें हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। द ओडिपस कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, द ओडिपस कॉम्प्लेक्स और द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, तो आप इन्हें भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। सन्स अट्रैक्शन फॉर मदर। दोस्तों, इसमें जब बच्चा छोटा होता है, यदि वह बेबी बॉय है, तो उससे अपनी मदर के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है और उसे अपने फादर के प्रति वो बड़ी जेलसी महसूस करता है। आपने ऐसा अक्सर देखा भी होगा कि जब छोटे बच्चे जब सोते हैं तो वो अक्सर अपने माता पिता के बीच में सो जाते हैं, क्योंकि यदि बेबी बॉय है तो वह अपनी माँ के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है, उसे अपनी माँ की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और वह पिता को अपना विरोधी समझता है। और इसी तरह द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इसका ऑपोजिट होता है। इसमें डॉटर्स को अपने फादर के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है। डॉटर्स अपने फादर के करीब रहने की कोशिश करती हैं,
और वह अपनी माँ को अपना विरोधी समझती हैं और उन्हें अपनी मदर से जेलसी हो जाती है। जो छोटी बेबी गर्ल्स होती हैं वो अक्सर अपने माता पिता के बीच में सोती हैं ताकि वे अपने फादर के क्लोज़ रह सकें। दोस्तों आइए अब चलते हैं पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दोस्तों जीन पियाजे के द्वारा दी गई कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे भी अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों इसमें जीन पियाजे बात करते हैं स्कीमा की। स्कीमा यूनिट्स ऑफ नॉलेज होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर, अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। दोस्तों स्कीमा के थ्रू पियाजे बताना चाहते हैं कि हमारे माइंड के अंदर बहुत से छोटे छोटे यूनिट्स यानी छोटे छोटे पैकेट्स बने होते हैं नॉलेज के, उन्हें ही स्कीमा कहा गया है। हमारी सारी इंटेलिजेंस इन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स में विद्यमान होती है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर यानी अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। स्कीमा के थ्रू ही हमारे माइंड में हमारी नॉलेज एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहती है। दोस्तों पियाजे के अकॉर्डिंग हमारे माइंड में बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स यानी छोटे छोटे हिस्से बने होते हैं और वे सभी हिस्से एक अलग अलग चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। हमारे मस्तिष्क का कोई भाग किसी एक गुण को प्रदर्शित करता है तो दूसरे में कोई और गुण कार्य कर रहा होता है। इस तरह स्कीमा काफ़ी महत्वपूर्ण है। पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दोस्तों पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं। इसमें सबसे पहली स्टेज जो जन्म से लेकर 2 साल तक होती है उसे कहा जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। दोस्तों इस समय बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आंखों के आगे से यदि हम कोई चीज़ हटा देते हैं तो उसे उस चीज़ का ध्यान नहीं रहता, लेकिन 2 साल का होने तक बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, यानी वह किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी वस्तु को परमानेंट समझता है। यदि कोई व्यक्ति दरवाजे के पीछे छुप जाता है तो अब उसे लगता है कि वह व्यक्ति दरवाजे के पीछे से अवश्य निकलेगा। अब उसे यह नहीं लगता कि वह वस्तु कहीं गायब हो गई है। अब वह जान गया है कि हर व्यक्ति हर वस्तु परमानेंट है। ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी। दोस्तों मान लीजिए 1 साल के बच्चे के सामने बॉल पड़ी है और यदि हम उस बॉल को ब्लैंकेट के अंदर रख देते हैं तो वह उस बॉल को ढूंढने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि वह बॉल कहीं गायब हो गई है। लेकिन जैसे जैसे वह 2 साल का होने तक आता है तब तक वह उस बॉल को ढूंढने लगता है, ब्लैंकेट उठा के देखेगा और अपने आसपास भी वह देखेगा कि बॉल कहाँ चली गई है। तो इसे ही ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी कहा गया है। यह ऑब्जेक्ट परमानेंस का ही एक भाग है। ड्यूरिंग 18 to 24 मंथ्स चाइल्ड एग्जिबिट्स रिप्रेजेंटेशनल और सिंबॉलिक थॉट। दोस्तों 1.5 से 2 साल के बीच का बच्चा रिप्रेजेंटेशनल या फिर सिंबॉलिक थॉट को प्रेजेंट करता है, यानी इस दौरान बच्चा छोटे छोटे सिंबल्स को पहचानने लग जाता है। या फिर दोस्तों इस दौरान बच्चा अपने ही सिंबल्स बना लेता है, जैसे बच्चे पानी को मम बोलने लग जाते हैं। इसी तरह वे धीरे धीरे करके अपनी खुद की एक लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं, अपने खुद के सिंबल्स बना लेते हैं जिसके थ्रू वे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी नज़र में यदि उन्होंने मम बोला है तो वे समझते हैं कि उन्होंने पानी ही बोला है। प्री ऑपरेशनल स्टेज। दोस्तों यह 2 से 7 साल तक के बच्चों में होती है। मोनोलॉग यानी इसमें बच्चा प्राइवेट स्पीच बोलता है, वह खुद से ही कुछ कुछ बातें करता रहता है। फेरी टेल वर्ल्ड। दोस्तों इस दौरान बच्चा कल्पनाएं करता रहता है, उसे परियों की, स्पेशली लड़कियों को परियों की कहानियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं इस दौरान। एनिमिज़म। दोस्तों जब बच्चे को कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वह बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है, इसे ही एनिमिज़म कहा जाता है। टॉय एज। दोस्तों यह खिलौनों से खेलने की एज है। मैजिकल थिंकिंग। इसमें बच्चे को जादू से संबंधित चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, वह खुद भी छोटे छोटे जादू करने की कोशिश करता है, जैसे वह अपने एक हाथ से अपनी एक उंगली छुपाकर पेरेंट्स से पूछता है कि बताओ मेरी उंगली कहाँ चली गई है। इस तरह के छोटे छोटे मैजिक्स वह खुद भी दिखाना चाहता है। ईगोसेंट्रिज्म। दोस्तों प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा स्वयं को ही सेंटर ऑफ द वर्ल्ड समझता है, उसे लगता है कि मैं ही महत्वपूर्ण हूँ और जो मैंने कहा है वह बात पूरी ही होनी चाहिए। क्वेश्चनिंग एज। इसमें दोस्तों बच्चा क्वेश्चन करता रहता है कि यह क्या है, यह क्या है, यानी इसमें बच्चे में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। रोल प्ले। दोस्तों इसमें छोटे छोटे बच्चे रोल प्ले के द्वारा खेलते हैं, जैसे चोर पुलिस, टीचर स्टूडेंट, इस तरह के रोल प्ले करके खेलते हैं। लैक ऑफ कंजर्वेशन।
इस अवस्था में कंजर्वेशन का अभाव रहता है। इसका मतलब है कि यदि एक चौड़े और कम ऊंचाई वाले बर्तन के जितना पानी भीड़े और ऊंचे बर्तन में डाल दिया जाए तो बच्चा इसमें चौड़े बर्तन वाले पानी को अधिक कहेगा, क्योंकि इस दौरान उसमें कंजर्वेशन का गुण उत्पन्न नहीं हुआ होता। उसे लगता है कि जो चीज़ अधिक फैली हुई है, जो चीज़ अधिक स्थान घेर रही है, वही ज़्यादा बड़ी है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज दोस्तों यह 7 से 11 वर्ष के दौरान होती है। कंजर्वेशन दोस्तों इसमें कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, यानी यदि आप 2 अलग अलग माप के बर्तनों में सेम मात्रा में पानी या कोई लिक्विड डालते हैं तो बच्चा इसमें समझ जाता है कि क्योंकि इसकी ऊंचाई कम है लेकिन इसकी चौड़ाई अधिक है और दूसरे बर्तन की ऊंचाई अधिक है और चौड़ाई कम है तो भी इनमें पानी सेम है। रिवर्सिबिलिटी दोस्तों इसमें बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है, यानी वह ये समझ जाता है कि कुछ चीज़ों को अपनी ओरिजिनल शेप में बदला जा सकता है, उन्हें रिवर्स किया जा सकता है। जैसे वाटर से आइस बनाई जा सकती है और आइस को वापस वाटर में भी रिवर्स किया जा सकता है। डिसेंट्रेशन यानी अब बच्चा खुद को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड नहीं समझता, उसे लगता है कि जो चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं हो सकता है कि बाकी लोगों को वह चीज़ें पसंद ना आए। वह दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने लगता है। क्लासिफिकेशन इसमें बच्चे में क्लासिफिकेशन का गुण आ जाता है। जैसे मान लीजिए आप उसके सामने 10 चीज़ें रख देते हैं तो वह इजीली उनको बता सकता है कि कौन सी इसमें खाने की चीज़ है, कौन सी पीने की चीज़ है, कौन सा इसमें टॉय है, कौन सा फ्रूट है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 to 15 ईयर्स दोस्तों 12 से 15 साल तक की एज को फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा गया है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग यानी इस स्टेज में व्यक्ति में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का विकास होने लगता है, यानी उसमें अमूर्त चिंतन का विकास होने लगता है। वह उन परिस्थितियों के विषय में भी सोचने लगता है जो उसे आंखों के सामने दिखाई नहीं देती। जैसे वह ये सोचने लगता है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा और यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा। वह हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में सोचने लगता है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग दोस्तों इस स्टेज में व्यक्ति में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास हो जाता है। वह अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर अपनी धारणाएं बना लेता है और उसी के अनुसार निर्णय लेता है। इसे ही रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहते हैं। प्रोपोजिशनल थिंकिंग दोस्तों फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में लर्नर में प्रोपोजिशनल थिंकिंग डेवलप होने लग जाती है, यानी वह 2-3 सिचुएशंस को आपस में जोड़कर निर्णय लेने लगता है। उदाहरण के तौर पर यदि A=B है और B=C है तो उसमें इतनी समझ आ जाती है कि वह A को C के इक्वल समझे। आइए अब इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। इसमें लर्नर में प्रोबेबिलिटी से संबंधित रीजनिंग आ जाती है, यानी वह किसी भी सिचुएशन की संभावनाओं के विषय में सोचना शुरू कर देता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक कक्षा में 10 बच्चे हैं और टोटल 15 एप्पल हैं, तो 15 एप्पल्स को 10 बच्चों में किस प्रकार से डिवाइड किया जाएगा, एक बच्चे के पास कितनी एप्पल आने की टोटल प्रोबेबिलिटी बनती है 15/10 यानी 1.5। दोस्तों इसमें प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि हर स्टूडेंट को 1.5 सेब मिलेगी। तो यह प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग बच्चे में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत आती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएं। दोस्तों आप मेरे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि यह ज़रूरतमंद लोगों के बीच पहुंचे। मैंने यह चैनल एक नोबल कॉज के लिए खोला है। आशा करती हूँ आपको मेरा यह प्रयास पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।